हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का खोटा किंग ऑफिशियल पे स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं और इसके पहले के वीडियो में हमने कंप्यूटर का 5वां भाग सॉफ्टवेयर को पढ़ना प्रारंभ किया। लेकिन हमने यहाँ जानने का प्रयास किया कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की जानकारी होनी आवश्यक है, और इसी के संदर्भ में हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम को और उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ा। आइए और आज हम लोग पढ़ेंगे, अपने मुख्य खंड में वापस आएंगे। हम लोग कंप्यूटर का 5वां भाग जो है हमारा सॉफ्टवेयर, उसके मुख्य खंड में वापस आएंगे और हम लोग आज पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। और आज मैं इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पहले तो ये जानने का प्रयास करेंगे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, साथ में यहाँ पर सॉफ्टवेयर के प्रकारों के बारे में बात करेंगे और कुछ शब्दावलियों के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। मैं यदि आपसे प्रश्न पूछूं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो आप में से कई लोग कहेंगे सॉफ्टवेयर जो होंगे ये निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर को कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। हाँ, अब यहाँ पर मैं यहाँ बात करता हूँ दो चीज़ों के बारे में, हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। ये क्या है? आप जानते हैं कि एक कंप्यूटर जो है हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ होता है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर उस प्रकार का उपकरण है जिसे हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को हम स्पर्श नहीं कर सकते। एक ऊर्जा का रूप ये होता है। यदि कंप्यूटर के हार्डवेयर को आप इंजन माने तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये इसका ईंधन होता है। और एक इंजन तब तक नहीं चल सकता है जब तक उसमें ईंधन ना डाला जाए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एक जो है महत्वपूर्ण अंग है, और इसके बिना आपका जो कंप्यूटर है मात्र एक बक्सा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, सॉफ्टवेयर जो होते हैं निर्देशों का, या आप इसे कर सकते हैं सॉफ्ट प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। आप पाएंगे क्या ना कि जो सॉफ्टवेयर होता है यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की, यही सॉफ्टवेयर है जो एक यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर एक निर्जीव बक्सा ही मात्र रह जाएगा। तो आप यहाँ पर ये एक आरेख चित्र है, ब्लॉक डायग्राम है, और इसे हम समझने का प्रयास करते हैं, इसे देखने का हम प्रयास करते हैं। मैं इसके लिए आपको जूम करता हूँ और इसे आप देख पा रहे होंगे। तो सॉफ्टवेयर कहाँ बैठा हुआ, तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, ये जब मैं प्रकारों के बारे में बात करूँगा तब इसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर मुख्यतः जो होता है ना, एक कंप्यूटर में मुख्यतः 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यदि मैं बात करूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ये वही सॉफ्टवेयर है, ये वही सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कंप्यूटर अपने हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो मैं इसे इस रूप में बोलना चाहूँगा कि इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर जो है ना अपने हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, जबकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ये विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे MS वर्ड, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या मैं बात कर सकता हूँ MS एक्सेल, पावर पॉइंट,
ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्यों? क्योंकि ये विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे वर्ड, दस्तावेज को बनाने के लिए, टाइपिंग के लिए, विशेष रूप से दस्तावेज को बनाने के लिए इसे बनाया गया। एक्सेल स्प्रेडशीट को बनाने के लिए इसे बनाया गया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए इसका निर्माण किया गया। बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा जो प्रकार है सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये क्या कार्य करता है, इसे कंप्यूटर में क्यों बनाया गया, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्यों बनाया गया? तो आप जानते हैं इसे क्यों बनाया गया है, या कंप्यूटर में इसका कार्य क्या होता है? तो इस सॉफ्टवेयर को बनाने के पीछे मकसद क्या रहा, क्यों बनाया गया? कंप्यूटर को सरल बनाने के लिए, कंप्यूटर को सरल बनाने के लिए, साथ ही कंप्यूटर को क्या कर सके, अशुद्धियों से दूर रखने के लिए, और विभिन्न सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा के लिए इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है ना, इन्हें कंप्यूटर में बनाया जाता है। कंप्यूटर में इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको यदि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊं, तो ये जो आपको देखते हैं फॉर्मेटिंग, डिस्क फॉर्मेटिंग, ये एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। या मैं बात कर सकता हूँ डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस, ये सभी ना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पर उसके बारे में आपको बताऊँगा। मैं आपको संक्षिप्त करता हूँ सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है, या हम कह सकते हैं प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। और ये सॉफ्टवेयर ही है ना, यह यूजर को क्या करता है, कंप्यूटर पर काम करने, यही सॉफ्टवेयर यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। और सॉफ्टवेयर के बिना आपका जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है ना, एक निर्जीव बक्सा मात्र है। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपने क्या जाना, इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर अपने हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष कार्य के बनाए गए सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर को क्या कर रहा है ना, सरल बनाने के लिए, अशुद्धियों से दूर रखने के लिए, और साथ में कंप्यूटर को सुरक्षा देने के लिए इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर ये जो आरेख चित्र है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप इसे देख पा रहे होंगे। हम प्रकार आप समझ चुके हैं, 3 प्रकार का कंप्यूटर में प्रयोग में लाए जाते हैं सॉफ्टवेयर। एक तो हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा हो गया आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आप इसे देख पा रहे होंगे, आप इसे देखें, आप पाएंगे क्या, जो पहला जो सॉफ्टवेयर हमारा था, आप पाएंगे क्या, ये आपका रहा हार्डवेयर रहा। हार्डवेयर के ऊपर में होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि यही जो है ना, इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा एक कंप्यूटर क्या करता है, अपने हार्डवेयर को पूरी तरीक़े से नियंत्रित करता है। और यहाँ पर बैठा होगा इसके ऊपर में एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर, जैसे वर्ड का सॉफ्टवेयर, और बाद में इसके ऊपर भी आप रहेगा यहाँ पर यूजर। अब मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करता हूँ ज़रा। ये रहा आपका यूजर, ये रहा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये रहा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये रहा आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर। अब आप चाहते क्या है कि MS वर्ड में जाकर के आप दस्तावेज को बनाएं। तो आप क्या करेंगे, आप गए, आप यूजर है, मान के चला जाए, आप मान के चला आप एक यूजर है, आप मान के चला एक यूजर है, ठीक है, आप एक यूजर हैं। आपने क्या किया, कीबोर्ड से आपने निर्देश दिया कंप्यूटर को, और निर्देश देने के बाद MS वर्ड का जो एप्लीकेशन था वहाँ खुल चुका है। आपने टाइपिंग करना शुरू किया, टाइपिंग मतलब टाइपिंग करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, अर्थात कंप्यूटर को आप निर्देश दे रहे हैं। तो ये सारे जो निर्देश है, पहले तो यहाँ पर टाइप हुआ, उसके बाद ये गया इसके पास। निर्देश इसने दिया, पर क्रियान्वित कौन करवाएगा, हार्डवेयर से ये क्रियान्वित कौन करवाएगा, ये करवाएगा। और ये फिर क्या करेगा, हार्डवेयर को बताएगा टाइपिंग करना है, टाइपिंग करेंगे। एक और उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा आपका यूजर, ये रहा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये रहा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर।
और ये रहा आपका, यहाँ पर आपका रहा हार्डवेयर। अब आप चाहते क्या है, आप चाहते हैं कि मैं दस्तावेज का प्रिंट निकालूं, तो वैसे स्थिति में आप क्या करेंगे, कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश देंगे। तो आपको इसके लिए कहाँ पे ले जाना होगा, MS वर्ड में, क्योंकि दस्तावेज तो आप वहीं बनाएंगे। आप दस्तावेज वहाँ बना चुके हैं, फाइल आप फाइल को क्या क्या सेव कर चुके हैं, और आप चाहते हैं कि आप प्रिंट लें, तो आप क्या करेंगे, फिर वहाँ प्रिंट का कमांड देंगे। आपने प्रिंट का कमांड दिया तो ये आएगा यहाँ पर, ये इसे समझेगा, अच्छा ठीक है प्रिंट करवाना है, तो ये क्या करेगा, ये इसको कहेगा एक काम करना, यूजर ने कहा है कि उसे प्रिंट चाहिए, प्रिंट जो दस्तावेज है ना उसको प्रिंट करके देना है, और आपको प्रिंट प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बातें जो मैंने आपको यहाँ समझाई, ये बातें यहाँ पर आप इस रूप में से समझ सकते हैं। यूजर मैंने शब्द का प्रयोग किया है, उपयोगकर्ता शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका रहा हार्डवेयर, उसके ऊपर में आपका सिस्टम का सॉफ्टवेयर रहता है, और उसके ऊपर में आप देखेंगे एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर होता है, और यहाँ पर आपका रहा उपयोगकर्ता। आइए बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। हमने सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में हमने बात कर लिया है, और अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम पहले बात करेंगे, और उसके बाद जो अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में प्रयोग में लाए जाते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सिस्टम का सॉफ्टवेयर। अभी हमने एक बात समझ लिया है कि इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, अपने हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, निर्देशों का समूह होते हैं, प्रोग्रामों का समूह होते हैं, यही बात स्पष्ट है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का, हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉस, MS विंडोज़, यूनिक्स और मैकिन्टॉश, ये सारे जो है ना कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपके अंदर दो प्रकार के सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं इसके अंतर्गत, एक तो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ये दो अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। आप पाएंगे क्या, अभी मैंने आपको बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर अपने हार्डवेयर को क्या कर रहा था, नियंत्रित कर रहा था। तो इसमें भी जो ये पहला प्रकार है ना, ये जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसी के द्वारा एक्चुअली में इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा जानते हैं कंप्यूटर अपने सभी हार्डवेयर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है। तो एक्चुअली में इसके द्वारा क्या होता है, कंप्यूटर अपने हार्डवेयर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यदि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ और बातें भी करना और बताना चाहूँ तो आप पाएंगे क्या, ये जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है और इसके जो वेरियस रिसोर्सेज होते हैं ना, कि इसके वेरियस रिसोर्सेज के जो कार्य होते हैं उसे कार्यों को ये नियंत्रित करता है। साथ ही आप पाएंगे क्या कि हार्डवेयर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा जो यूजर होता है ना उसके बीच में संबंध को स्थापित करता है। ये कौन कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये जो आपका दूसरा प्रकार सॉफ्टवेयर है ना, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है, आप पाएंगे क्या ना, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये क्या करता है पता, बस साधारण कार्य, ये एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। अर्थात लो लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे गए हैं उसे क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में या सॉफ्टवेयर बदलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो आइए क्या करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। स्पष्ट हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही क्या होता है कि एक कंप्यूटर जो है ना, एक्चुअली में सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर अपने हार्डवेयर को क्या करता है, पूरी तरह से नियंत्रित करता है। और आप साथ में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर यदि मैं इसको थोड़ा सा और बताना आपको चाहूँ तो आप पाएंगे क्या, जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है ना, कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है या एप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर होता है, और यूजर के मध्य में यही जो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, संबंध को स्थापित करता है। आइए बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ और चीज़ जाने। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना आवश्यक है। क्यों होना आवश्यक है?
क्योंकि यदि कोई भी एप्लीकेशन का प्रोग्राम, यदि MS वर्ड ही है, मान के चलते हैं MS वर्ड एक एप्लीकेशन का प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम को ना इसके बिना, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एग्जीक्यूट आपका हार्डवेयर कर ही नहीं सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत आवश्यक है, तभी जाके आपका हार्डवेयर जो है ना MS वर्ड का जो कार्य है ना कि प्रोग्राम, ये जो MS वर्ड का प्रोग्राम है इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा, क्रियान्वित कर पाएगा। स्पष्ट हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, स्पष्ट हो गए होंगे। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख प्रकार के, कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम देखते हैं, उसके कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं। जैसे आप पाएंगे MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस DOS, ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS विंडोज़, एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। वैसे मैं बता दूं कि मोबाइल में जो एप्पल कंपनी के द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग में लाया जाता है वो होता है आईफोन। आपने सुना होगा आईफोन, ये वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है मोबाइल में। कुछ और देख लेते हैं, जैसे यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, जेनिक्स हो गया, गूगल क्रोम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मोबाइल फ़ोन में प्रयोग में लाया जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं MS विंडोज़ के बारे में। जैसे हम विंडोज़ पढ़ना जब पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर एक प्रकार के विंडो के प्रत्येक संस्करण के बारे में वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। बस यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई जिसे आप याद रखेंगे, कुछ बातें हैं। विंडो 95, 98, 2000, ME, XP, विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ वर्तमान समय में विंडो 10 का ही प्रयोग आपके कंप्यूटर में किया जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। आइए हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसे अभी हमने देखा MS DOS, MS विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो विभिन्न प्रकार की कंपनियों के द्वारा बनाए गए हैं और इसका कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी ना कई अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग हो सकता है, अर्थात ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है जहां पर एक समय में एक साथ कई कार्य को कराया जा सकता है। या फिर सिंगल टास्किंग हो सकता है, मल्टी प्रोसेसिंग हो सकता है, बैच प्रोसेसिंग हो सकता है। ये सारे इसके प्रकार हैं, तो हम इसको एक एक करके देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से हैं। आइए देखिए, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये आपका है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए इसे हम देखते हैं, ये अलग अलग प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये किस प्रकार के कार्य इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम से किए जाते हैं, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को आप देखेंगे ना, ये जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें आप पाएंगे क्या, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पाएंगे क्या, काम जो होते हैं ना समूह में किए जाते हैं, समूह में होते हैं। आप पाएंगे क्या कि यहाँ पर जो पेरोल जो बनाया जाता है ना, पेरोल बनाया या बिलिंग के कार्य जो होते हैं ना, इसी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में इसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम में यह कार्य किया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब साधारण सा एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जा सकता है। ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पर एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जा सकता है। टाइम शेयरिंग, यहाँ पर क्या होगा, कई यूजर जानते एक ही कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे और पाएंगे क्या कि जो कंप्यूटर का जो CPU होगा ना, प्रत्येक यूजर को ना बराबर समय देगा। रियल टाइम का मतलब एकदम रियल टाइम में ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम, यह ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से बनाया, पता क्यों गया है कि रियल टाइम में क्या कर सकते हैं, परिणाम दे सके। अभी हम इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग एकदम स्पष्ट हो गई, एक आदमी प्रयोग कर पाएगा पर एक साथ कई कार्य कर सकेगा। जैसे MS वर्ड में यदि एक व्यक्ति टाइपिंग का काम कर रहा है तो ये क्या कर सकता है, यहाँ से बाहर आकर के ऑडियो चला सकता है, ऑडियो चला सकता है और फिर वापस आकर के क्या कर सकता है, अपना कार्य करेगा और इधर से आप उसको ऑडियो सुनाई देगा। तो ये आपका होता है मल्टीटास्किंग। अब मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, तो मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है ना, एक ही कंप्यूटर में ना दो या दो से अधिक CPU का उपयोग किया जाता है इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, तो आप एकदम स्पष्ट हो गया कि मल्टी यूजर मतलब कि इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि कई लोग ना
कार्य करते हैं। साथ में एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है ओपन एंड क्लोज। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। आइए क्या करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जैसे यही टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर वही चीज़ है, तो हम बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया था यहाँ पर इस सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, काम समूह में होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जानते हैं कि या इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना, जब सारे कार्य समूह में यूजर के इंटरफेस के बिना, प्रायोरिटी के आधार पर करता है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, कार्य समूह में होगा। इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब सारे कार्य समूह में यूजर के इंटरफेस, यूजर मतलब आप हो गए, उपयोगकर्ता आप हो गए, उसका कोई प्रकार का इंटरफेयर नहीं होगा, नहीं कोई इंटरफेयर हो रहा, और प्रायोरिटी के आधार पे क्या कर रहा है, तवज्जो के आधार पे क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पर कार्य को पूरा कर रहा है, तो उस प्रकार को ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि वो एक बैच प्रोसेसिंग वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एक कंप्यूटर में कब प्रयोग में लाया जाता है, किस प्रकार के कार्य के लिए इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो आप पाएंगे क्या कि जो पेरोल बनाए जाते हैं ना, इस प्रकार के कार्य में, या बिलिंग वगैरह जो किए जाते हैं, वहाँ पर इस प्रकार के एक कंप्यूटर में इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग में लाए जाते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग एकदम स्पष्ट हो गए होंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये किस प्रकार का सिस्टम है, तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आपको देखने को मिला, एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जा सकता है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बात करते हैं, ये यहाँ पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर क्या होगा, कई यूजर होंगे और एक ही कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे, और कंप्यूटर का सीपीयू प्रत्येक यूजर को, यूजर मतलब उपयोगकर्ता को बराबर समय देगा, और वो अपने कार्य को क्या कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये आपका एक आरेख चित्र है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए। ये बीच में आपका रहा सीपीयू, कई यूजर आपको देखने को मिल रहे होंगे, देख रहे हैं, कई यूजर आपको देखने को मिल रहे होंगे। यूजर मतलब उपयोगकर्ता एक ही कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है, और ये जो सीपीयू है ना, प्रत्येक यूजर को ना, हो सकता है ये यूजर जो है मैनेजमेंट में काम कर रहा हो, ये यूजर एक्सेल में काम कर रहा हो, पर एक ही कंप्यूटर होगा, और ये क्या कर रहा होगा, प्रेजेंटेशन का तैयार कर रहा होगा, ये गाना सुन रहा होगा और ये क्या कर रहा होगा, वीडियो देख रहा होगा। तो वैसे स्थिति में सीपीयू जो है ना, प्रत्येक को समान समय देगा, इनको कार्य करने के लिए। तो ये बातें आपको समझ में, ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। ये जो बातें मैंने आपको बताया, ये सारी बातें यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप इसे देख सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं चौथे प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और ये आपका रहा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एकदम आप समझ गए होंगे कि जहाँ परिणाम रियल टाइम में उपलब्ध, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम में हमको क्या करे, परिणाम उपलब्ध करवाए, तो उस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहते हैं कि वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसका आप जानते हैं, इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसे बनाया क्यों जाता है, इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है इसे बनाया क्यों जाता है, पता, इसका मुख्य उद्देश्य पता क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है रिस्पांस टाइम। बहुत ही कम रिस्पांस टाइम होता है। आप पाएंगे क्या कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आपको खास देखने को मिलेगा कि इसमें यूजर का जो इंटरफेरेंस होता है ना, काम करने के दौरान में बहुत ही कम होता है, तथा आप इसमें क्या पाएंगे कि एक प्रोग्राम के जो परिणाम होते हैं, जो डाटा होते हैं, एक प्रोग्राम का जो परिणाम होता है, दूसरे प्रोग्राम में जो दूसरा प्रोग्राम होगा वहाँ पर इनपुट डेटा के रूप में इस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग में लाया जाता है। अब इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में ही प्रयोग होगा भाई, पर इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किस क्षेत्र में हम लोग करते हैं, तो आप पाएंगे क्या कि इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग आपको सैटेलाइट के संचालन में, जो सैटेलाइट को नियंत्रित करने वाले जो कंप्यूटर होते हैं ना, वहाँ पर आपको इसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। तो सैटेलाइट के संचालन हो गया, हवाई जहाज के नियंत्रण में, परमाणु भट्टियों में, साइंटिफिक रिसर्च में, डिफेंस में, चिकित्सा में, रेलवे आरक्षण में, इन सभी में इसी एक कंप्यूटर में ना इसी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कार में उदाहरण बताना चाहूँ कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ उदाहरण तो बता दिया जाए,
तो लाइनक्स, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। पांचवा प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। ये आपका है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। सिंगल यूजर है लेकिन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक कंप्यूटर में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग आप होता हुआ देखेंगे और यहाँ पाएंगे एक व्यक्ति ही इस कंप्यूटर को, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य कर सकता है, पर एक साथ कई कार्य कर सकता है, एक साथ कई कार्य संपादित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहते हैं कि सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है। जो एमएस विंडोज है ना, एमएस विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसी का उदाहरण है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। मल्टी प्रोसेसिंग आप समझ गए होंगे, ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बस इतना याद रखेंगे यहाँ पर कि एक कंप्यूटर में जानते हैं क्या होता है, 2 या 2 से अधिक जो सीपीयू होता है ना, उसका प्रयोग में इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में लाए जाते हैं। अर्थात मैं समझाता हूँ, एक कंप्यूटर है और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में इस कंप्यूटर में ना 2 या उससे अधिक सीपीयू का प्रयोग किया जाएगा, तभी इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है। किस प्रकार के कार्य विशेष का में प्रयोग किया जाता है, तो आवश्यकता पड़ने पे ही इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। माफ करेंगे। आइए हम बात करते हैं 7वें प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एकदम आपको स्पष्ट हो गया, मल्टी यूजर मतलब क्या, एक साथ कई व्यक्ति एक ही कंप्यूटर में कई कार्य कर सकते हैं, कई आदमी एक ही कंप्यूटर में कार्य कर सकते हैं। इसे कहा जाता है क्या, मल्टी यूजर। फेसबुक को पता के पास जो कंप्यूटर होगा ना, फेसबुक के पास में ये उस कंप्यूटर में पता इसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, क्योंकि कई यूजर वहां पर जाते हैं और अलग अलग कार्य करते हैं। समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग मुख्यतः आपको कहां देखने को मिलेगा, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग आप जानते हैं, नेटवर्क से जुड़े हुए जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर जो होते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम हम कर लेते हैं, कंप्यूटर जो होता है वहां पर इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। फेसबुक का मान लीजिए, ये अमेजोन वगैरह का बड़ी बड़ी कंपनी जो है इसी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई, इसमें कई यूजर एक ही समय में कंप्यूटर पर स्थित एक ही डाटा को उपयोग उसका प्रोसेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ उदाहरण तो हम देख लें। यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, विंडोज 7, ये जो है ना, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं। अब हम जरा बात कर ले ओपन और क्लोज। ये मैंने आपको वहाँ बताया नहीं ज़्यादा, 7 प्रकार के मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताया। यह है 8वां प्रकार, ओपन और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए हम थोड़ा समझते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ उदाहरणों को। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है ना, सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है। कंप्यूटर में पता है सोर्स कोड के लिए एक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, कर्नाल कोड। यदि आपसे कहीं देखने को मिल जाए तो आप क्या मानेंगे, ये सोर्स कोड है, किसी भी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड। तो मैं फिर थोड़ा आपको स्पष्ट कर दूं, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है ना, वो सबके लिए उपलब्ध होता है और एक यूजर आवश्यकता अनुसार इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में परिवर्तन कर उस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में खास बात क्या है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है और ना ही यूजर मतलब आपको किसी भी प्रकार का शुल्क चुकाने की जरूरत है। जबकि आप पाएंगे क्या कि ये जो क्लोज्ड सोर्स है ना, सोर्स शब्द से स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पर सोर्स कोड को गुप्त रखा जाता है।
तथा जो यूजर है, यूजर निर्धारित शुल्क अदा करने के बाद ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता है। तो सर एक बात बताइए, क्या कुछ उदाहरण है? आइए हम इसको थोड़ा उदाहरण समझते हैं कि ओपन सोर्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होंगे। ओपन सोर्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होंगे, इसे हम देखते हैं। तो कंप्यूटर में पता है आपको लाइनक्स, ये जो है ना, ये ओपन सोर्स अर्थात इसका जो सोर्स कोड होता है ना, वह सबके लिए खुला हुआ होता है और किसी प्रकार का आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, हाँ? जबकि विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो विंडोज है ना, ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात यदि आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करना अपने कंप्यूटर में तो आपको जानता है एक शुल्क अदा करना होगा, तब जाकर के आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में यदि बात करूं तो ओपन सोर्स आप देख सकते हैं, एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में प्रयोग में लाए जाते हैं, ये ओपन सोर्स है, अर्थात इसका जो है ना क्या है, बिना कोई शुल्क के ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है। जबकि ये जो आईफोन है, एप्पल का जो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि आपको इसका प्रयोग करना है तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, एप्पल कंपनी को पेमेंट करना होगा, तब जाकर के ही आप क्या कर सकते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार के। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर संक्षिप्त कर देता हूँ और आप फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। तो हमने अभी बात किया विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। विभिन्न प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो सकता है, एक साथ कई कार्य, मल्टी प्रोग्रामिंग हो सकता है, मल्टी प्रोसेसिंग हो सकता है, मल्टीटास्किंग हो सकता है। ये अलग अलग प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम और हमने अभी इसके बारे में बात किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने उदाहरण जो आपको बताया है, ये सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे यहाँ पर ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स का। ये कंप्यूटर में जो आपको कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, ये उसका उदाहरण है, और ये मोबाइल फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग में लाए जाते हैं, इसके कुछ उदाहरण थे ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स के। आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ये है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बात समझ गए होंगे, LTS से शॉर्ट फॉर्म में क्या आता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये दो प्रकार के सॉफ्टवेयर हमने देखा ना, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा था LTS मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑफ सॉफ्टवेयर। ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये क्या कार्य करता है, तो साधारण मैं बता दूँ, एकदम साधारण बताऊँगा। यहाँ पर क्या होता है कि जो असेंबली लैंग्वेज में, या मैं कहूँ लो लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ये पता है ये क्या करता है, उन सभी प्रोग्रामों को मशीन भाषा में बदलने का कार्य करता है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या कार्य करेगा, लो लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का कार्य करता है। जो बातें मैंने आपको बताई, ये बातें यहाँ पर लिखी हुई है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल बाइनरी नंबर को क्या कर सकता है, समझ सकता है। अब बाइनरी नंबर में लिखे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, इंस्ट्रक्शन या हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम होता है, मशीन देखिए क्या लिखा है, बाइनरी नंबर में लिखे इंस्ट्रक्शन या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, मशीन भाषा कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि बाइनरी नंबर में जो भी प्रोग्राम लिखे जाएगा ना, उसे मशीन भाषा कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज, देखिए अब क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होगा, मशीन लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को अब एक कंप्यूटर क्या कर सकता है, यदि प्रोग्राम या निर्देश मशीन लैंग्वेज में लिखा है तो वैसे स्थिति में आपका कंप्यूटर इसे समझ लेगा और उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा, क्रियान्वित कर लेगा। लेकिन मुश्किल क्या है मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना। यहाँ पर आप पाएंगे क्या कि मशीन लैंग्वेज में बाइनरी अंकों का प्रयोग किया जाता है और यही एक कठिनता है जिसमें निर्देशों को लिख पाना बहुत ही कठिन होता है। इसी कारण से अब क्या कहा जाता है कि मशीन लैंग्वेज के स्थान पर लो लेवल लैंग्वेज का या तो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखा जाता है। लेकिन आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है केवल मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है, तो वैसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि कंप्यूटर को उसी भाषा में निर्देशों को समझाया जाए और इसी के लिए हम लोग फिर प्रयोग में लाते हैं ट्रांसलेटर। और वो सभी जो प्रोग्राम जो लो लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए हैं उन्हें क्या किया जाता है, इस सॉफ्टवेयर की सहायता से मशीन भाषा में बदल दिया जाता है। यहाँ कुछ बातें और लिखी हुई, जैसे साथ ही
आप यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि जो प्रत्येक जो कंप्यूटर है, जो प्रत्येक कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, मतलब CPU जो होता है, कि प्रत्येक प्रोसेसर की जो कंपनी जो है ना, ये कोई प्रोसेसर बना रहा है, कोई माइक्रो प्रोसेसर बना रहा है, तो आप पाएंगे क्या, हर किसी की अपनी मशीन लैंग्वेज क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रत्येक कंपनी जब CPU बनाती है तो उसका मशीन लैंग्वेज अलग अलग, हर किसी का अलग अलग होता है। और इससे बचने के लिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहता है, हाई लैंग्वेज। जो सॉफ्टवेयर के जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें हाई लेवल लैंग्वेज में, उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया जाता है। और इसे किया क्या जाता है, इसे ट्रांसलेटर मतलब कि इस सॉफ्टवेयर की सहायता से, इस LTS सॉफ्टवेयर, LTS नामक सॉफ्टवेयर की सहायता से क्या किया जाता है, मशीन लैंग्वेज में बदल दिया जाता है। बस इतना संक्षिप्त में करूँ एकदम स्पष्ट रूप से, ये क्या है, ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाला सॉफ्टवेयर है। हमारा कंप्यूटर मशीन भाषा को समझ सकता है, लेकिन मशीन भाषा में प्रोग्राम को लिखना कठिन है, सॉफ्टवेयर बनाना कठिन है। क्यों, बाइनरी अंकों का प्रयोग करना पड़ता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना आसान है, क्योंकि ये बोलचाल की भाषा के करीब होती है। इसी कारण से लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को बनाया जाता है, लेकिन कंप्यूटर से समझ नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम लोग करते हैं और उस सारे प्रोग्राम को हम लोग ट्रांसलेट करके मशीन भाषा में बदल देते हैं, और हमारा कंप्यूटर जो है, जो भी निर्देश हमने कंप्यूटर को दिया है उसे समझ के कंप्यूटर जो है अपना कार्य कर पाता है। आइए हम बात कर लेते हैं कि अभी हमने देखा ये ट्रांसलेट करने वाला, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाला सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है। तो ये भी 3 प्रकार के, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दो बातें क्या लिखी हुई, सोर्स प्रोग्राम और ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या है। तो अब देखिए क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम तैयार किया जाता है ना, उसे सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। सोर्स प्रोग्राम कह लीजिए या सोर्स कोड कर दीजिए। लेकिन जब ट्रांसलेटर के द्वारा इस सॉफ्टवेयर को, इस प्रोग्राम को क्या किया गया, मशीन भाषा में बदल दिया गया, मशीन भाषा में बदल दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया, तो अब जो प्रोग्राम है ना, अब जो प्रोग्राम है इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाएगा, या हम कह सकते हैं ये मशीन कोड कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट डाउन करने की बातें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, अभी हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये लो लेवल लैंग्वेज में बनाया जाता है, लो लेवल लैंग्वेज में। जबकि आपका जो एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर है और जो यूटिलिटी का सॉफ्टवेयर है, इसे हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किया जाता है। मैंने हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में को बताया था, कई सारे, फोर्ट्रान हो गया, अल्गोल हो गया, प्रोलॉग हो गया, ये सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज है। खास बात पता है क्या है, लो लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज में, कि दोनों के दोनों बोलचाल की भाषा के बहुत ही करीब होती है। लेकिन लो लैंग्वेज में क्या होता है, न्यूमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता है, न्यूमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से यहाँ पर प्रोग्राम को लिखना थोड़ा कठिन होता है। इसी कारण से आने वाले समय में क्या हुआ, तीसरी चौथी की पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण कर दिया, इस प्रकार के लैंग्वेज का निर्माण करके प्रोग्राम को लिखा जाने लगा। और इसमें सरलता ये होती है कि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं, बोलचाल की जो भाषा के बहुत ही करीब होते हैं, और इसमें प्रोग्राम को लिखना बहुत सरल होता है। और हमने जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैंने वहाँ पर बात किया था, जैसे फोर्ट्रान हो गया या एल्गोल हो गया, लिस्प हो गया, ये सारे उदाहरण थे, कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के लैंग्वेज थे। ये बातें आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर एक बात और समझते हैं। अभी हमने देखा लैंग्वेज सॉफ्ट ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, LTS शॉर्ट फॉर्म में यदि कहा जाए, तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। ये सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, 3 अलग अलग प्रकार के। एक तो होता है असेंबलर, दूसरा कंपाइलर और तीसरा इंटरप्रेटर। असेंबलर एकदम स्पष्ट हो गए होंगे, असेंबलर मतलब क्या करेगा, असेंबली भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को क्या करेगा, मशीन भाषा में बदलेगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों को दोनों हाई लेवल लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं ना, उसे क्या करता है, ये मशीन भाषा में बदलते हैं। है तो क्या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को क्या करते हैं, ये दोनों मशीन भाषा में बदलते हैं। और ये क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया उसे क्या करता है, मशीन भाषा में बदलते हैं। स्पष्ट पे हो गया होगा आपको। आइए यहाँ पर असेंबली के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये बातें यहीं पर, ये सारी बातें आपको लिखी है,
बस आपको यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में थोड़ा सा अंतर आपको समझना होगा। जैसे कंपाइलर क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर क्या कर रहा है। ये हाई लेवल लैंग्वेज में क्या कर रहा है सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया उसे मशीन भाषा में बदल रहा है। स्पष्ट हो गया। लेकिन जो कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया ना, उसको एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में क्या करता है, मशीन भाषा में ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है पता, इंटरप्रेटर क्या करता है, ये क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एक एक करके मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको संक्षिप्त कर देता हूँ। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपका हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने अभी देखा क्या है, 2 प्रकार के, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हो गया तुम आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ये बातें हमने देखा। इसके प्रकार के बारे में हमने बात किया। आइए हम कुछ प्रमुख प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, कुछ मुख्य प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पूर्ण रूप से पूछे तब क्या बताएंगे, फुल फॉर्म इसका होगा MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता था। आज के समय में इसका प्रयोग नहीं होता है। 80 के 90 के दशक में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में किया जा रहा था। आप पाएंगे क्या, इसे कब बनाया गया, तो इसे बनाया गया 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा और IBM कंपनी के द्वारा। आइए नॉन ग्राफिकल क्या है, नॉन ग्राफिकल का मतलब क्या है कि टेक्स्ट के माध्यम से ही क्या था कि कंप्यूटर को क्या कह सकता था, निर्देश दिया जा सकता था। और यह सरल, देखिए ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम तो थोड़ा सरल था लेकिन परंतु यूजर फ्रेंडली नहीं था, क्योंकि इसमें कमांड जो निर्देश होते थे ना आपको याद रखना होगा, तभी जाकर के आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में इस कमांड को याद रखना पड़ता था, तभी जाकर आप कंप्यूटर का प्रयोग कर पाएंगे। MS विंडोज़ किसका है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही है। और ये GUI आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI आधारित, तो ये जो MS विंडोज़ है ये भी किसका है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। 90 के दशक में इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद कई इसका जो डेवलप रूप था या जो कई नए संस्करण जो थे इसके बाज़ार में आते रहे। यार वर्तमान समय में जो विंडोज़ 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसका प्रयोग कंप्यूटर में किया जा रहा है। ये एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात यदि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करना अपने कंप्यूटर में, तो वैसी स्थिति में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पेमेंट करना होगा। वैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में 80 से 90% जो कंप्यूटर प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जानते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे, विंडोज़ के। आइए हम थोड़ा सा इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, GUI आधारित है। GUI आधारित मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। 1980 और 90 के समय में, 1980 या उसके पहले, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी हम बात करें, तो वहाँ पर जो कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते थे, निर्देश देने के लिए केवल हमारे पास कीबोर्ड था और उसके पहले निर्देश के लिए कुछ अन्य व्यक्तियों का, कीबोर्ड से भी पहले पीढ़ी कंप्यूटर में कीबोर्ड का निर्माण तो हुआ नहीं था ना। वहाँ पर इसके पहले भी क्या होता कि निर्देश देने के लिए अन्य प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाता था। यदि मुख्य रूप से हम बात करें कि कंप्यूटर में इनपुट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे कीबोर्ड का किया जाता है। तो आप पाएंगे क्या कि 1980 के टाइम में ना कीबोर्ड का प्रयोग किया जा रहा था निर्देश देने के लिए।
और ऐसी स्थिति में कंप्यूटर में जो कमांड होते थे ना, कमांड जो होते हैं एक यूजर को याद रखना पड़ता था और ये बहुत ही कठिन कार्य था, तभी जाकर आप एक कंप्यूटर का प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन समय के साथ में क्या स्थिति आई, इस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ और जो MS विंडोज़ था ये GUI आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसका मतलब पता क्या, इसका मतलब था आइकन। ये जो आइकन आप देखते हैं कंप्यूटर में, माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, या जो फाइल आप सेव करते हैं नाम से, कोई भी नाम से, ये आइकन आपको शो करता है। तो खास बात पता है क्या, कि आप माउस की सहायता से इन आइकन के ऊपर क्लिक करके आसानी से इन सारे ऑब्जेक्ट पर अपनी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली निर्देश देकर के इसे चालू कर सकते हैं। तो ये था आपका GUI आधारित, अर्थात यहाँ पर आइकन के माध्यम से अब क्या किया गया था, कंप्यूटर को निर्देश देना संभव हो गया था। और ये एक तरह से शॉर्टकट था। और आपको कंप्यूटर में अब जो था ना, विंडोज़ के आने के बाद कंप्यूटर में ना, कंप्यूटर में यदि प्रयोग करना है तो आपको कमांड को याद रखने की आवश्यकता नहीं थी। आप क्या कर सकते हैं, माउस का केवल प्रयोग करके इन आइकनों को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते थे। तो यह बहुत ही सरल, क्या बोलते हैं, इसने कंप्यूटर को ना, ये जो GUI है ना, इसने कंप्यूटर को बहुत ही सरल बना दिया। तो बातें स्पष्ट हो गई होंगी। वापस आते हैं, हम बात करते हैं ये सब समझ में हो गया। मैं आपको ये जो बातें यहाँ लिखी हुई मैं जो क्या करता हूँ इसे पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्या है MS विंडोज़ है क्या, तो ये GUI आधारित मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें चित्र, मैंने आपको बताया, चित्र, ग्राफ या अक्षर के कार्य किए जा सकते हैं। MS विंडोज़ NT, नेटवर्क, NT का मतलब है नेटवर्क। यह कंप्यूटर नेटवर्क प्रयोग के लिए बनाया गया मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ अन्य प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जैसे यूनिक्स। ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसका विकास 1970 में बेल लेबोरेटरी के केन थॉमसन तथा टेनिस डिजी के द्वारा किया गया। ये क्या है, मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। यूनिक्स हाई लेवल लैंग्वेज C में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग जानते हैं मुख्यतः कहाँ पर, वेब सर्वर के लिए किया जाता है। लाइनक्स के बारे में हम जानते हैं। लाइनक्स भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए PC के लिए बनाया, पर्सनल जो कंप्यूटर होता है ना, बनाया गया। मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग तथा मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अभी हमने देखा था विंडोज़ क्या है, क्लोज्ड सोर्स है। क्लोज सोर्स मतलब पैसा देख करके ही आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, पर ये ओपन सोर्स है, किसी प्रकार का कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है और उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका विकास कब हुआ था, लाइनस टोरवाल्ड द्वारा 1992 में किया गया था। बातें स्पष्ट हो गई। और बात कर लेते हैं जैसे एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये आपका हो गया मैकिन्टोश, इसका पूर्ण रूप याद रखेंगे, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हम देखते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, आप कहेंगे मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। किस पर आधारित, तो आप कहेंगे GUI आधारित है। ओपन सोर्स है मतलब किसी प्रकार पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट्सअप, आप देखिए क्या होता है कि जब एंड्रॉयड फ़ोन का प्रयोग करते हैं तो आप पाएंगे क्या कि वहाँ पर ना पहले से आपको कई प्रकार के एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर मिलेंगे, ऐप मिलेंगे। व्हाट्सअप, मैसेंजर, गूगल प्ले, गूगल क्रोम, गूगल सर्च और जीमेल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग है। जब आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला फ़ोन कर देंगे तो आप पाएंगे क्या कि ये जो सारे जो एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया ना, ये आपको पहले से इनबिल्ड मिलेंगे। तो ये जो है ना, ये सारे के सारे ये इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग होते हैं। और जब आप एक मोबाइल खरीदेंगे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, तो ये आपको सारे एप्लीकेशन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं, ये आपका एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो है ना, मैक, ये कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और ये भी एक क्या है, GUI आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
पर एप्पल कंपनी के द्वारा मोबाइल फ़ोन में भी ना, मोबाइल फ़ोन के लिए भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया, इसका नाम रखा गया है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए दोनों को दोनों क्या है, क्लोज सोर्स वाले सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अर्थात यदि आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करना है तो वैसे स्थिति में आपको एप्पल कंपनी को पेमेंट करना होगा। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का पांचवा मुख्य भाग सॉफ्टवेयर। तो हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकारों के बारे में बात किया, कुछ विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जाना। आने वाली कक्षाओं में हम इसका जो दूसरा तीसरा जो प्रकार था हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, हम वहाँ पर उसे पढ़ेंगे। और उसके अलावा कुछ शब्दावली होते हैं, हम उसको यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।